जीवन में आपको कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो ना तो खुद एंजॉय करते हैं और ना ही दूसरों को कोई लाइफ का एंजॉयमेंट करने देते हैं। ऐसे लोगों को डॉग इन द मैंजर कहा जाता है। ऐसे ही बेहतरीन मुहावरे आज हम इस क्लास में सीखेंगे। यह है आपका पावर वर्ड्स, जहां हम डेली वर्ड सीखते हैं, जहां हम डेली मुहावरे सीखते हैं। चलिए शुरू करते हैं आपका पावर वर्ड्स, जहां हम बात करने वाले हैं लर्न, प्रैक्टिस एंड मास्टर को लेके। तो जो बच्चे चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हिट द बेल आइकन सो यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। ये है आपका डिजिटल बेंचर्स, इंडिया फर्स्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर सेल्फ लर्नर्स। चलिए करते हैं शुरुआत आपके सेशन की। पहला वर्ड है डाउन ट्रेडन। ऐसे ही मैं अच्छे से 10 वर्ड्स आपको कराऊंगा, 10 मुहावरे कराऊंगा। गुजारिश रहती है एक पेन पेपर आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आपकी वोकैब में इंप्रूवमेंट यदि नहीं हो रहा है तो उसका कारण आप भी बहुत बड़े हो सकते हैं। मेरा काम है आपको वर्ड समझाना, उसको आप तक पहुंचाना अच्छे तरीके से, लेकिन उसका रिवीजन करना, उसको सेंटेंस में यूज़ करना, ये आपका एक तरीका बनता है, यानी कि आपकी तरफ चला जाता है और इसीलिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स रह जाती हैं। करते हैं शुरुआत डाउन ट्रेडन से। ऑप्रेस्ड और ट्रीटेड बैडली बाय पीपल इन पावर। जो शक्तिशाली लोग हैं वो कुछ लोगों को बहुत दबा के रखते हैं। जैसा आप कह सकते हो कुछ गरीब लोग हैं, दबे हुए, ऑप्रेस्ड है। ये भी बहुत अच्छा वर्ड है ऑप्रेस्ड। आपको कोई गरीब आदमी दिखाई दे रहा है, आप कह सकते हो ऑप्रेस्ड है, यानी कि अमीरों ने तानाशाही कर रखा है, इसको दबा रखा है। ऑप्रेस्ड आप कह सकते हो उस तरीके से। पुअर एक अलग टर्म होती है, ऑप्रेस्ड मतलब होते हैं जो दबाए गए हैं, ठीक है, जिनकी ज़मीन ज़्यादा छीन ली गई, जिनको दबाया गया, वो ऑप्रेस्ड होते हैं। उनको बुरी तरीके से ट्रीट किया गया जो लोग पावर में हैं उनके द्वारा। तो द डाउन ट्रोडन सिटीजन्स डिमांडेड देयर राइट्स। अब जो दबे हुए नीचे जाति के लोग हैं, नीचे कबीले के लोग हैं, वो भी चाहते हैं कि उनको नए राइट्स मिले, ठीक है। तो दे कैन डिमांड, डेमोक्रेसी है, एवरीवन कैन डिमांड। तो द डाउन ट्रोडन सिटीजन्स डिमांडेड देयर राइट्स, तो वो होते हैं डाउन ट्रोडन। अब आप अच्छे से कह सकते हो कि ये डाउन है। डाउन वर्ड से मुझे एक आइडिया मिल जाता है नीचे वाले के, है ना, नीचे तबके के लोग हैं, डाउन ट्रोडन है। दमित हैं, दबाए गए लोग हैं, ऑप्रेस्ड हैं। इसको पुअर से थोड़ा सा अलग रखेंगे। बात करते हैं सिनोनिम्स को लेके। पहला वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑप्रेस्ड होते हैं। ये होते हैं परजिक्यूटेड। परजिक्यूटेड वही जिनको लॉ से बाहर निकाल दिया गया। मिसट्रीटेड है, जिनको बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता है। अब्यूज्ड, गाली दी गई है। विक्टिमाइज्ड हैं, ये विक्टिमाइज्ड है मतलब इनका शोषण किया गया है, विक्टिमाइज्ड हैं। एम्पावर्ड मतलब ताकतवर हैं। प्रिविलेज्ड हैं, प्रिविलेज्ड वो लोग होते हैं सोसाइटी में, जैसे आप देखते हो ना, उनको अलग ही रेपुटेशन मिलती है। कोई पॉलिटिशियन के घर पे पैदा हो गया तो जहाँ जाता है तो कहते हैं ना कि यार ये उनका बेटा, उस बिजनेसमैन का, तो प्रिविलेज्ड है, उनको अलग ही इज्जत मिलती है। ऐसे लोगों को प्रिविलेज्ड कह सकते हैं। अपलिफ्टेड हैं, जो ऊपर उठा दिए गए हैं। एडवांटेज्ड है, इनको एडवांस मिली हुई या स्ट्रेंथन्ड है, ठीक है, ताकतवर लोग हैं। ऐसे लोगों को आप डाउन ट्रेडन का अपोजिट कह सकते हैं। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे वर्ड्स की तरफ। वर्ड है ड्रैब। अब देखो ड्रैब तो समझ आ रहा होगा, ग्रैब योर अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अब ग्रैब में और ड्रैब में सिर्फ जी और डी का अंतर है, तो वो आप कैसे याद करोगे वो मुझे नहीं पता, बस मैं तो बता रहा हूँ ग्रैब ड्रैब जैसा ही है, बस जी और डी का अंतर है। तो ग्रैब योर अपॉर्चुनिटी, चांस को, अपॉर्चुनिटी को एनकैश कर लेना। लैकिंग ब्राइटनेस और इंटरेस्ट होगा, या ड्रेयरली डल होगा, कुछ चीज़ बुरी सी है, ब्राइट नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं है, उसको आप ड्रैब कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको मिलाएं तो कुछ ऐसे मिला सकते हो कि अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लो वरना जीवन ड्रैब हो जाएगा, मतलब लैकिंग ब्राइटनेस हो जाएगी। अभी चल रहा है ना, ऑफर्स चलते रहते हैं कि ये फेस्टिव सीजन है, यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स एट गेट गुड डिस्काउंट प्राइस, ओके। तो अगर आपने ग्रैब नहीं किया उसको तो यू विल बी इन ड्रैब, ओके। ऐसे कुछ करके आप इसको याद करेंगे। द रूम वॉज पेंटेड अ ड्रैब ग्रे दैट मेड इट लुक ग्लूमी। रूम को ऐसे पेंट कर दिया गया, ड्रैब ग्रे कर दिया गया, दैट मेड इट लुक ग्लूमी, मतलब होता है ना किसी रूम के अंदर। अच्छा, ये आपने भी कभी फील किया होगा, अक्सर ऐसा होता है कि कुछ कलर्स के पास जाके आपको ऐसा लगता है कि यार ये कैसे कलर हैं, मतलब थोड़ी नेगेटिविटी आती है। कुछ वाइब्रेंट कलर होते हैं, वाइट ही है, आप कभी भी देखेंगे यू फील पॉजिटिव, ठीक है। तो वाइब्रेंट होता है। रेड कलर अगर बहुत रेड है, जैसे होता है बीट रेड है, तो आप देखेंगे तो थोड़ा सा मतलब नेगेटिव सा लगता है। तो वही चीज़ है कि कुछ कलर्स भी आपको अट्रैक्ट करते हैं। तो ये कलर आपने जो किया है ना, ये ड्रैब ग्रे है, दैट मेड इट लुक ग्लूमी, इसको और ग्लूमी बना रहा है, धुंधला बना रहा है। अब ग्लूमी का मतलब धुंधला भी, ग्लूमी का मतलब होता है नीरस, ठीक है। ये एक्साइटेड नहीं कर रहा है मुझे, मतलब थोड़ा सा डल साइड, सैडनेस की तरफ लेके जा रहा है, इट्स कॉल्ड ग्लूमी होगा, ठीक है। ग्लूमी वेदर ऐसे होता है। तो आपने कहा डल होगा, ठीक है। ड्रियरी होगा, ड्रियरी मतलब भी वही होता है, लैक ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है, डलनेस आप कह सकते हो, दैट इज डल होगा, हैप्पीनेस की कमी होगी, लाइफलेस है। मोनोटोनस हो जाता है। अच्छा, मोनो माने सिंगल होता है, जैसे कहते हैं ना मोनो,
ये मोनो है, सिंगल है, ठीक। तो मोनोटोनस है, एक ही धुन पे है, और अगर एक ही धुन लगातार सुनते रहे तो आपको मजा नहीं आएगा, उसको मोनोटोनस कहते हैं। ब्लीक होगा, ये भी डल होता है, ठीक है। ब्लीक है, नॉट एनर्जेटिक आप इसको कह सकते हो, और नॉट फुल ऑफ हैप्पीनेस नहीं है, ठीक है, लैक ऑफ हैप्पीनेस होगा। अपोजिट क्या है, इट्स ब्राइट, ये तो कलर के लिए कलरफुल होगा। वाइब्रेंट होता है, कहते हैं ना बड़ा वाइब्रेंट इंसान है, वो भी हो सकता है। वाइब्रेंट थीम हो सकती है, वाइब्रेंट कलर्स हो सकते हैं, ऐसे कलर जो आपको बहुत पॉजिटिव लगते हैं, मतलब फुल ऑफ पॉजिटिविटी, उसको आप वाइब्रेंट कह सकते हो। विविड का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, विविड होता है नेचुरल। नेचुरल, ये तो आप फोटोग्राफी में यूज करते हो ना, विविड कलर्स में ले लो, विविड ले लो, विविड पिक्चर्स निकालो, बिल्कुल नेचुरल। ओके, रेडिएंट होगा, ये कलर से भी रिलेटेड है रेडिएंट, और वो भी होगा जॉयफुल है, हैप्पीनेस से भरा हुआ, ठीक है, वहां आप वर्ड का यूज करते हो रेडिएंट का। नेक्स्ट, अब बात करते हैं इसके सिनोनिम्स को लेकर कि इसके सिनोनिम्स क्या है। लेट्स सी द सिनोनिम्स एंड द एंटोनिम्स। ओके, दैट दीज वन। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है ड्रैकोनियन। अब ड्रैकोनियन बना है ड्रैकुला से। एक मुहावरा भी बनता है ड्रैकोनियन लॉ, एक ऐसा लॉ जिसमें छोटी छोटी बातों के लिए आपको मारा जा सकता है, उसको ड्रैकोनियन लॉ कहते हैं। ड्रैकुला आपने देखा ही है, ड्रैकुला कौन है, जो छोटी छोटी बातों पे ब्लड पी जाए, वैम्पायर जैसे, ऐसे ड्रैकुला है। तो एक्सेसिवली हार्श और सीवियर होगा, कोई चीज बहुत हार्श है, बहुत सीवियर है, उसको ड्रैकोनियन कहा जाता है। द न्यू लॉज वर कंसिडर्ड ड्रैकोनियन बाई मैनी सिटीजन्स, जो नए लॉज है ना उनको कंसिडर किया गया ड्रैकोनियन, कि ड्रैकोनियन है, बहुत कठोर हैं, किसके द्वारा, नए सिटीजन्स के द्वारा, तो इसको हम ड्रैकोनियन कहते हैं। नेक्स्ट आइए, ड्रैकोनियन के सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं, देखो, हार्श होगा, ठीक है, हार्श अलग अलग तरीके से यूज हो सकता है, टोन हार्श हो सकती है, या बिहेवियर हार्श हो सकता है, ठीक है, तो अलग अलग तरीके से इसको अलग अलग चीजों में, थीम में आप यूज कर सकते हैं। सीवियर हो सकता है। स्ट्रिंजेंट, अक्सर कहते हैं ना स्ट्रिंजेंट पेनल्टीज लगेंगी, स्ट्रिंजेंट पेनल्टीज का मतलब है कि बहुत जटिल आपके ऊपर कार्यवाही होगी। स्ट्रिक्ट हो सकता है, आप कह सकते हो रिगरस होगा, रिगरस पनिशमेंट, बहुत बुरा। लीनियंट होगा, जिसमें मतलब थोड़ी लीनियंसी होगी, आपका कहते हैं ना इनका शेड्यूल बहुत लीनियंट है, हमारे लीनियंट आवर्स है, मतलब आप आराम से आ जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। माइल्ड माने हमेशा सॉफ्ट के लिए यूज किया जाता है, कि माइल्ड है, सॉफ्ट है, ठीक है। परमिसिव होगा, ठीक, आसान है। टॉलरेंट होगा, इंडलजेंट होगा, ठीक है ना, यू कैन बी इन्वॉल्व, तो इस वर्ड को आप ड्रैकोनियन का अपोजिट कह सकते हैं, यहाँ कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है। नेक्स्ट वर्ड आता है ड्रजरी। ड्रजरी का मतलब होता है कठोर श्रम, ड्रजरी। ओके, ये ड्रजरी है, बस इतना याद करेंगे, ड्रजरी। ओके, ऐसे बोलेंगे ड्रजरी, ये होता है कठोर परिश्रम या कठोर श्रम। हार्ड होगा, मीनियल होगा, और डल वर्क होगा। अच्छा, हार्ड तो है, मीनियल कोई छोटा सा काम है, डल वर्क है। अब मैं इसको आपको ऐसे समझा सकता हूं कि आप किसी चीज में बहुत एक्सीलेंट हो सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं होता। जैसे मैं मान लेता हूं आपका राइटिंग में कम इंटरेस्ट है, और आपको स्कूल में एक टास्क दी जाए कि आपको राइटिंग ही करनी है, तो आप कहेंगे यार ये मेरे काम की चीज नहीं। अब मेहनत तो आप कर रहे हो ना, लेकिन वो आपके लिए ड्रजरी हो जाएगी, डल वर्क हो जाएगा। द ड्रजरी ऑफ हाउस होल्ड चोज कैन बी ओवरवेलमिंग, मतलब जो ड्रजरी है ना, ये जो काम करते हैं, मेहनत करते हैं घर के हाउस होल्ड चोज में, ये चोज है, कैन बी ओवरवेलमिंग, ये क्या हो सकता है, ये ओवरवेलमिंग हो सकता है, ठीक है। तो मतलब वो होता है ऐसा कोई काम जो आपको इंटरेस्ट ना दिला, तो मीनियल है, डल वर्क है, लेकिन कठोर है, ठीक। अब डेली के टास्क जो होते हैं करने सबको पड़ते हैं, बट नो वन इज इंटरेस्टेड इन दोज, तो आप उसके लिए इसका यूज कर सकते हो। ये टॉयल हो सकता है, लेबर हो सकता है, टीडीएम हो सकता है। एक ऐसे समझो, टीडीएम होता है टाइम फॉर द डल टास्क, ठीक है, ऐसे लिख दो, अ टाइम फॉर डल टास्क, एक ऐसी टास्क जिसमें आपको कोई एनर्जी, कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक। ऑनवी का मतलब भी सेम ही होता है बेटा, डलनेस होगा, ठीक है, डलनेस है जब आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो। आप चाहो तो इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, लैकिंग इंटरेस्ट, जिसमें आपका इंटरेस्ट कम हो सकता हो, अफर्ट हो गया। अपोजिट क्या है, ईज है, कंफर्ट है, लेजर है, रिलैक्सेशन है, और ट्रैंक्विलिटी होती है। ट्रैंक्विलिटी मतलब शांति, मन की शांति, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रम बीट। अब ड्रम को बजाया जाता है, ढोल की आवाज, ड्रम बीट कहते हैं ना, दूर से आती है, सुबह सुबह प्रेयर होती है बहुत सारे स्कूल में, ड्रम बीट उसकी साउंड आती है। अ सक्सेशन ऑफ यूनिफॉर्म्स बीट्स अ स्टेडी मोनोटोनस रिदम, मतलब क्या होगा, अ सक्सेशन ऑफ यूनिफॉर्म बीट्स होगा। यूनिफॉर्म बीट्स वही है कि एक साथ आ रही है मिलजुल के, उस बीट्स का सक्सेशन बढ़ते चले जाना, जैसे ढोल की आवाज होती है ना, बजाते धड़ धड़ करके बढ़ती चली जाती है, उसको आप करो सक्सेशन ऑफ यूनिफॉर्म बीट्स को। स्टेडी एक लगातार मोनोटोनस रिदम का आते रहना, ठीक है। अच्छा, जो रिदम होता है ये लॉन्गेस्ट वर्ड है इंग्लिश का जिसमें देखें तो कोई भी वॉल नहीं लिखा जाता,
जैसे आपने कहा ट्राई है, फ्राई है, क्राई है, ये कुछ ऐसे इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं जिनमें कोई वॉल नहीं आता। जैसे आप ट्राई लिखो, क्राई लिखो, फ्राई लिखो, तो वही रिदम जो होता है ना RHYTHM, ये इंग्लिश के लॉन्गेस्ट वर्ड्स में से आता है जिसमें कोई वॉल नहीं आता है। बिना वॉल साउंड के दुनिया का कोई भी कॉन्सोनेंट नहीं बोला जा सकता, ये याद रखना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द साउंड कि रिदम सा आ की साउंड आ रही है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट साउंड हियर, आई एम टॉकिंग अबाउट द फिजिकल लेटर। ओके, तो यहाँ फिजिकल कोई वॉल आपको दिखाई नहीं देगा। सी, तो आपने कहा द ड्रम बीट ऑफ द मार्चर्स कुड बी हियर्ड फ्रॉम अफार। जो मार्चर्स की ड्रम बीट थी ना, वो बहुत दूर दूर से सुनी जा सकती है, तो इट्स कॉल्ड ड्रम बीट होगा। तो आसान वर्ड है, मुश्किल नहीं है ड्रम बीट। रिदम आपका हो गया। कैडेंस होता है म्यूजिक का जो उतार चढ़ाव होता है, दैट वन। म्यूजिक की पल्स होती है, म्यूजिक की बीट होती है, और म्यूजिक का टेम्पो होता है। ये सारे वर्ड्स म्यूजिक के साथ कोरिलेट करते हैं उसके उतार चढ़ाव को लेके। साइलेंस शांति होगी, स्टिलनेस होगा, क्वाइट होगा, काम होगा, हश होगा। हश में आपको बता देता हूं, एक और वर्ड होता है हश मनी, आपने सुना होगा। तो हश मनी का मतलब होता है ब्राइब। ब्राइब मतलब होता है घूस, ठीक है। तो हश मनी होता है चुपचाप दिया जाने वाला पैसा। तो हश मतलब होता है शांत, हश हश, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, तो वहीं से बना हश मनी, चुपचाप दिए जाने वाला पैसा ब्राइब होगा। ठीक, चलिए, तो मैं कहता हूं ना वोकैब ऐसे ही तैयार होती है। वोकैब कभी ऐसे तैयार नहीं होती कि बस मैंने पेपर लिया, उसको रट लिया और तैयार हो गई। वर्ड है ड्यूबियस। ड्यूबियस का मतलब होता है हेजिटेटिंग और डाउटिंग। जब आप किसी चीज को लेके करने में हेजिटेंट हो जाते हो या हेजिटेशन फील करते हो तो आप ड्यूबियस होते हो। यू डाउट, तुम्हें संदेह रहता है। नॉट टू बी रिलाइड अपॉन, तुम उस पर भरोसा नहीं करते, उसका मतलब ड्यूबियस है। शी वॉज ड्यूबियस अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ द न्यू प्लान, मतलब वो नए प्लान की इफेक्टिवनेस को लेकर थोड़ी सी संदेह में है। मे बी सही चलेगा नहीं चलेगा, मतलब उसको संदेह है, उसको बहुत ज्यादा आइडिया या नहीं है, वो कन्विंस्ड नहीं है कि ये काम करेगा, तो आप वहां यूज कर सकते हो ड्यूबियस है। ठीक है, तो ड्यूबियस का मतलब हो जाता है संदिग्ध होगा। नेक्स्ट देखिए, इसका सिनोनिम क्या होगा? डाउटफुल होगा, अनसर्टेन होगा, सस्पिशियस होगा, स्केप्टिकल होगा और वेरी होगा। ओके, तो ये सारे के सारे वर्ड क्या हो जाते हैं कि जब कोई चीज संदेह में होता है। दैट इज ऑल्सो फॉर द डाउट, इसको भी डाउट के लिए यूज करते हैं। सर्टेन है, निश्चित होगा, कॉन्फिडेंट हो जाता है आदमी कि ये तो होना ही होना है। रिलायबल, भरोसा है, एश्योर्ड, पक्का है, डिपेंडेबल है, तो ये ड्यूबियस के अपोजिट हो जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ड्यूरिस। ड्यूरिस क्या होता है? थ्रेट्स होती हैं, वायलेंस होगा, कंस्ट्रेंट्स होगा और अदर एक्शन यूज टू कोस। ये जो वर्ड होता है कोस होता है दबाव बनाना किसी के ऊपर, लिख लो दबाव बनाना, कोस समथिंग इनटू डूइंग समथिंग अगेंस्ट देयर विल। अब क्या होता है? कोस करना भी वही होता है, किसी को दबाव में लाके कुछ काम करवा लेना। ड्यूरेस करना भी वही होता है जब आप किसी के ऊपर दबाव बनाते हो। इट वॉज डन अंडर ड्यूरेस, ये मैंने ड्यूरेस में किया था। अक्सर होता है ना पुलिस कस्टडी में जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको पीट पीट के उनसे बयान लिखवा लिए जाते हैं, तो इसीलिए आपने सुना होगा कि पुलिस को दिए गए जो बयान होते हैं वो कोर्ट में एडमिसेबल नहीं होते हैं, क्योंकि वो हो सकता है कि वो अंडर ड्यूरेस ऐसा हुआ हो, तो दबाव में उसने ऐसा कह दिया गया हो। सेम एग्जाम्पल कहता है ही कन्फेस्ड अंडर ड्यूरेस, उसने दबाव में कन्फेस किया। कन्फेस करना होता है अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेना। ये कन्फेस वर्ड बिल्कुल सही वही यूज होता है। इफ यू से आई कन्फेस्ड, इट मीन्स, इसका मतलब यही है मैंने अपनी गलतियों को स्वीकार कर लिया है। ठीक है, तो ही कन्फेस्ड अंडर ड्यूरेस नॉट बिकॉज ही वॉज गिल्टी। ही कन्फेस्ड अंडर ड्यूरेस, उसने दबाव में स्वीकार किया, नॉट बिकॉज ही वॉज गिल्टी, इसलिए नहीं कि वो गिल्टी है, वो गिल्टी नहीं है, लेकिन उसके ऊपर दबाव बनाया गया तो उसने दबाव में कन्फेस कर लिया। ठीक है, ये वाला तरीका आप समझ गए होंगे कि पुलिस ने पीट पीट के कहलवा दिया तुम ही क्रिमिनल हो। नेक्स्ट आइए, अब ड्यूरेस के सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं? कॉसियन हो सकता है, कोसियन बिल्कुल सेम वही है, दबाव कोस करना। कंपल्शन आसान वर्ड है। इंटिमिडेशन होता है डराना और धमका देना। इंटिमिडेट अक्सर आप सेलिब्रिटीज के मुंह से भी बोलता सुन लेंगे, बहुत बार बोला जाता है। इंटिमिडेशन होता है डराना, धमका देना। प्रेशर बनाना, फोर्स करना है, तो हमें खुद भी याद है। फ्रीडम आसान है, वो वॉल्यूशन आसान है। ठीक है, नेक्स्ट कंसेंट, मतलब क्या कर देना, वो दे देना, मतलब कंसेंट दे देना, पता है ना ऐसे कि कंसेंट आप कब देते हो? जब आप किसी रूल के लिए कंसेंट देते हो, लॉ के अकॉर्डिंग कंसेंट हो ना। ऑटोनॉमी, खुद से, सेल्फ ड्रिवन होगा, दैट्स कॉल्ड चॉइस होगा, मतलब कोई कर नहीं रहा, हमने खुद किया है। ठीक है, उसके लिए हम इस वर्ड का यूज करते हैं। नेक्स्ट है ड्विंडल। देखो ड्विंडल का मतलब, ये जब वर्ड मैंने याद किया बहुत पहले कभी, तो मुझे ऐसा याद रहा कि ये घटाना कम करना होता है, तो मैंने इसको ना अपनी तरीके से बस ऐसे याद कर दिया, डूडल। मतलब इसको ड्विंडल को मैंने डूडल समझ लिया। डू माने करना, डल माने धीरे धीरे, किस चीज को कम कर देना, डल कर देना। देखो वही लिखा गया,
टू डिमिनिश ग्रेजुअली इन साइज, अमाउंट और स्ट्रेंथ। किसी को साइज में कम कर देना, अमाउंट में कम कर देना, स्ट्रेंथ में कम कर देना, ड्विंडल कर देना होता है डूडल, ठीक है, वही मैंने इसको बनाया था। द सप्लाईज बिगेन टू ड्विंडल एज द सीज कंटिन्यूड। जो सीज है ना, जब्त कर लिया गया, रोकना, वो कंटिन्यूड रहा तो सप्लाईज क्या हो, सप्लाईज कम होती चलेगी, ड्विंडल होती चलेगी। यानी कि आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि ड्विंडल हो जाना, कम होते चले जाना किसी चीज का, आप ऐसे बना सकते हैं। नेक्स्ट आइए, ड्विंडल का मतलब क्या होगा, डिक्रीज हो जाना। अब जैसे श्रिंक है, श्रिंक हम अक्सर यूज करते हैं कि कपड़ा श्रिंक कर गया, सिकुड़ जाना, ठीक है, किसी की बॉडी ऐसे छोटी हो जाती है, श्रिंक कर जाता है। लेसन माने कम हो जाना होता है, क्वांटिटी में कम हो जाना। रिड्यूस माने घट जाना होगा। डिमिनिश मतलब होता है किसी की ताकत को कम कर देना, उसको डिमिनिश कर देना, दबा देना। इंक्रीज कर देना, बढ़ा देना होगा। ग्रो करता है मतलब चीजें ग्रो कर रही हैं, फल फलना फूलना वहां हम यूज करते हैं। एक्सपेंड करना, फैलने के सेंस में हम यूज करते हैं। एनलार्ज माने होता है कोई चीज अपने नॉर्मल साइज से बड़ा हो गई। जैसे कभी कभी आपकी ग्लैंड्स बढ़ जाते हैं तो कहना एनलार्जमेंट हो रहा है ग्लैंड में, ग्लैंड बढ़ती चली जा रही है। एम्पलीफाई हो जाना, अक्सर म्यूजिक के साथ कहते हैं ना एम्पलीफाई कर देना। किसी बात को वोसिफेरसली कहना, उसको भी एम्पलीफाई कर सकते हो। आप ये भी कहते हो व्हाई आर यू एम्पलीफाइंग द आइडिया, क्यों यार सबको बता रहे हो शोर मचा मचा के, तो वहां आप उसको एम्पलीफाई के तरीके से कह सकते हो, ठीक है। एक ऐसा आदमी जिसको आपने अपने दोस्त है कोई, कहते हैं ना वो मुंह फट इंसान है, ऐसे लोगों को कहते हो तो हमारा एम्पलीफायर है, मतलब किसी को मत बताओ उसको बता दो, वो सबको बता देगा, तो उसको आप एम्पलीफायर कह सकते हैं। ये आप ऐसे भी किसी के लिए यूज कर सकते हो वर्ड, ठीक। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है डिस्टोपियन, ठीक। अब डिस्टोपियन को पहले समझते हैं। UTOPIAN, उटोपियन, ठीक है। ये क्या होता है उटोपियन, इसको समझते हैं। उटोपियन क्या है बच्चों, इसका ये एक टॉमस मूर का लिखा वर्क है जिसका एक सबटाइटल होता है अ किंगडम ऑफ नोवेयर। मतलब समझ गए, एक ऐसा किंगडम जो कहीं नहीं हो सकता, अ किंगडम ऑफ नोवेयर, ठीक है। ये किसकी बात करता है बेटा, ये परफेक्ट स्टेट की बात करता है। एक ऐसी स्टेट जहां सब कुछ बहुत परफेक्ट हो, सब खुश हो, सब कुछ बहुत परफेक्ट हो, उसको कहा गया यूटोपियन, ओके, उसको कहा गया उटोपियन। अब उटोपियन कहीं हो ही नहीं सकता है, मतलब ऐसा है नहीं कि कोई परफेक्ट स्टेट बन जाए। तो ये क्या है, एक आइडिया, एक थॉट है, बस ऐसे समझ लो आप। हैप्पीनेस के लिए होता है कि अगर आप उटोपियन लाइफ जी रहे हो तो इसका मतलब आप ऐसी लाइफ जी रहे हो, बस खुश हो आप, जबकि रियलिटी अच्छा आप बहुत दूर हो, बस खुश हो, ठीक है। तो उसका अपोजिट है डिस्टोपियन, ठीक है। डिस्टोपियन उसका अपोजिट है। डिस्टोपियन का मतलब क्या है, दुआ स्वप्न होगा संबंधी, मतलब बुरा सपना जो होगा उसको डिस्टोपियन का है, अच्छा सपना क्या होगा वो उटोपियन है, ठीक है, ऐसे याद करना है। तो रिलेटिंग टू और डिनोटिंग एन इमेजिन्ड स्टेट और सोसाइटी वेयर देयर इज अ ग्रेट सफरिंग्स, मतलब डिस्टोपियन में सफरिंग्स है ना, वहां बहुत हैप्पीनेस होगी। इमेजिन करो बहुत ज्यादा परफेक्ट प्लेस, ठीक है। इनजस्टिस है यहाँ पे तो वहां जस्टिस होगा, समझ गए। टिपिकली वन दैट इज टोटलिटेरियन और पोस्ट एपोकलिप्टिक, मतलब जो टोटलिटेरियन वाली है या एपोकलिप्टिक है, तो कहने का मतलब ये कि ऐसी स्टेट जहां बहुत इनजस्टिस है। तो ये दोनों वर्ड एक दूसरे के अपोजिट बन जाते। द नॉवल इज द सेट in a dystopian future where freedom is a distant memory। अब देखो क्या है, नॉवल इज सेट इन अ डिस्टोपियन फ्यूचर, ये एक डिस्टोपियन फ्यूचर में है। कैसा फ्यूचर, वेयर फ्रीडम, जहां फ्रीडम है ना, इज अ डिस्टेंट मेमोरी, मतलब लोगों को बस याद आता है कि पहले लोगों के पास फ्रीडम हुआ करती थी, समझ गए। तो ये ऐसी डिस्टोपियन फ्यूचर की बात करता है जहां लोग गुलाम हो चुके हैं सारे के सारे, तो उनके लिए जो फ्रीडम है ना वो डिस्टेंट मेमोरी बन चुकी है कि यार हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे उनके पास फ्रीडम थी, वो अपनी मर्जी से कहीं आ जा सकते थे, अपनी मर्जी से काम करते थे। तो वो जो सोच रहे हैं ना वो डिस्टोपियन है, बस ऐसे समझ लें। नेक्स्ट क्या होगा, नाइटमेरिश। नाइटमेयर होता है बुरा सपना, जैसा आप रात को कोई सपना देखते हैं बहुत बुरा, वो आप नाइटमेयर कह सकते हैं। जीवन में कभी आपने कहा कि यार वो टाइम था बहुत बुरा सपना था, मैंने भुला दिया, इट वाज अ नाइटमेयर, ठीक है। ऑप्रेसिव होगा दबा हुआ। ग्रिम मतलब होता है धुंधला, डल, जो आपको सैड कर देता हो। ग्रिम रियलिटी होती है सैड रियलिटी, दीज आर द ग्रिम रियलिटीज ऑफ लाइफ। जो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान दिया करो, दीज आर द ग्रिम रियलिटीज ऑफ लाइफ। ये जीवन का वो वाला पक्ष है जो बड़ा सैड है, ठीक है। जैसा आप कहते हो ना कि मतलब जैसे एक टॉमस हार्डी ने कहा था कुछ ऐसे कि हैप्पीनेस इज द ओकेजनल एपिसोड इन द जर्नल ड्रामा ऑफ पेन, मतलब लाइफ के बारे में कहा था कि लाइफ में जो हैप्पीनेस है ना वो क्या, वो ओकेजनल एपिसोड है इन द जर्नल ड्रामा ऑफ पेन, मतलब जीवन पूरा दुखों से भरा हुआ है। हैप्पीनेस तो उसमें कोई कोई मतलब समझो एक ओकेजनल ड्रामा आ जाता है, ये ओकेजनल पार्ट होगा। तो ग्रिम रियलिटी मतलब जीवन की बुरी सच्चाई।
ड्रेडफुल होगा बुरा सा, ब्लीक मतलब होगा डल सा, ठीक है। अब आ गया अपोजिट उटोपियन, उटोपियन मतलब हैप्पीनेस, ठीक। नेक्स्ट आता है बच्चों आपका, नेक्स्ट आपने का आइडियलिस्टिक होगा, परफेक्ट होगा, और नेक्स्ट आपने का फ्लॉलेस होगा, ठीक है। इसके बाद आपका आता है इम्पिकेबल। इम्पिकेबल होता है विदाउट फॉल्ट, मतलब इसको आप कह सकते हो इट्स लाइक परफेक्ट होगा, जिसमें कोई फ्लॉ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, एब क्या होता है, हमको पता है, EBB एब एंड फ्लो, पता है ना, ठीक है। तो एब का मतलब होता है चीज़ों का घट जाना, सॉरी पीछे जाना, और फ्लो का मतलब होता है बह जाना। फ्लो तो समझते हो, पानी का फ्लो आ रहा है तो पानी बढ़ता जा रहा है, पानी एब है तो पीछे हट रहा है, रिसीड हो रहा है। टू ग्रेजुअली लेसन और रिड्यूस टू मूव अवे फ्रॉम अ लैंड ऑफ द टाइड, मतलब जब समुद्र का पानी बीच से पीछे हट जाता है तो उसको आप एब कहते हैं। जब आता है तो फ्लो होता है, तो सी के साथ हमेशा एब एंड फ्लो लिखा जाता है। द टाइड बिगेन टू ई एब, टाइड पीछे हटने लग गया, रिवीलिंग द सैंडी बीच, अब सैंडी बीच दिखना शुरू हो गया, यानी कि जो बीच है ना वो दिखने लगा है, अब टाइड पीछे चला गया है। इसका मतलब ये रिसीड हो सकता है, इसका मतलब डिमिनिश हो सकता है, कम करना। अच्छा, वेन जो वर्ड होता है इसको आप मून के साथ यूज कर ले तो आपको बिल्कुल क्लियर पिक्चर समझ आ जाएगी। जब मून कम होना शुरू होता है, जब मतलब पूर्णमासी से मावस की तरफ जाता है तो मून कम होना शुरू होता है, तो उसको आप वेन कह सकते हो, ठीक है। रिट्रीट कह सकते हो, वापस हो जाना, डिक्लाइन कम हो जाना। फ्लो माने बढ़ना होगा, इंक्रीज होगा, राइज होगा, सर्ज, ये आपने कभी सुना होगा तो प्राइस के साथ सुना होगा कि इस चीज के प्राइस सर्ज हो गए, बहुत तेजी से बढ़ गए। एसेंड मतलब होता है चढ़ाई कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट आइए, अब ये होते हैं आपके 10 वर्ड्स। आई होप सभी को 10 वर्ड समझ आए होंगे अच्छे से, बड़े अच्छे अच्छे से वर्ड्स हैं यहाँ पे। अब बात करेंगे आपके मुहावरों को लेके, इडियम्स को लेके। तो अब हम बात करने वाले हैं 10 बहुत अच्छे अच्छे इडियम्स को लेके, इन इडियम्स को पढ़ेंगे और समझेंगे। चलो शुरू करते हैं। पहला है डॉज द कॉलम। डॉज द कॉलम क्या होता है, डॉज का मतलब होता है बेटा डायरेक्शन को चेंज कर देना। जैसा आप साइकिल चला रहे हो, आपने से कट मार दिया, डॉज कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि कट कर देना, टेक अ मूव, ठीक है, टेक अ मूव। तो डॉज द कॉलम का मतलब होता है टू अवॉइड ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। डॉज द कॉलम है, आप इस कॉलम में काम कर रहे थे, आपने देखा ज्यादा काम है, आप डॉज कर गए, यानी कि बस इमेज कर लो, इमेजिन करो कि आप साइड से हट गए। इसका मतलब टू अवॉइड ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी से हट जाना, ओके। ही इज ऑलवेज ट्राइंग टू डॉज द कॉलम बाई मेकिंग एक्सक्यूजेज टू स्किप वर्क, वो हमेशा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूटीज से अलग हट जाता है और एक्सक्यूज दे देता है कुछ ना कुछ, ठीक है, मेकिंग एक्सक्यूज टू स्किप वर्क, काम को छोड़ने के लिए। तो डॉज द कॉलम होगा, इसको मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है डॉग इन द मैंजर, जिसके बारे में मैंने बिल्कुल शुरू में बात की थी। ये जो वर्ड होता है पहले इसको ध्यान से देखेंगे। एक वर्ड होता है मैनेजर, ये तो बिल्कुल अलग है, वन हु मैनेजेस, ठीक है। ये मैनेजर क्या होता है, एन ओपन बॉक्स टू फीड एनिमल्स, एनिमल्स को चारा खिलाने के लिए एक ओपन बॉक्स का यूज किया जाता है, ठीक है। सबने देखा है ना, वो बना देते हैं, ओपन बॉक्स होता है, वुड का भी हो सकता है, सीमेंट का भी हो सकता है, जिसमें आप एनिमल को चारा खिलाते हो, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं, मैंजर कहते हैं, ध्यान से समझना। अब एक डॉग आके इस मैंजर में बैठ गया, क्या डॉग चारा खाता है, आप कहेंगे नहीं खाता। जब वो वहां बैठा है तो क्या वो उस एनिमल को खाने देगा, अब चारे के ऊपर तो डॉग बैठ गया, एनिमल भी कैसे खाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, समवन हु प्रिवेंट्स अदर्स फ्रॉम यूजिंग समथिंग दे देमसेल्व्स हैव नो यूज फॉर, मतलब अपने यूज का है नहीं लेकिन दूसरों को भी मजे नहीं करने देंगे, समझे। तो ना तो खुद मजे करने ना आपको करने देने हैं। तो ही इज एक्टिंग लाइक अ डॉग इन द मैंजर, वो सेल्फिश के जैसा, अगर मैं एक वर्ड में लिखूं तो ये भी कह सकता हूं, इसको आप सेल्फिश कह सकते हो, ठीक है, सेल्फिश के जैसे काम कर रहा है। रिफ्यूजिंग टू लेट एनीवन एल्स यूज द इक्विपमेंट इवन दो ही डजंट नीड इट, मतलब रिफ्यूजिंग टू लेट एनीवन एल्स यूज द इक्विपमेंट, सबको मना कर दिया इक्विपमेंट देने के लिए, इवन दो ही डजंट नीड इट, उसको भी उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बस वही वाली बात है कि ना तो खुद मजे करेंगे ना करने देंगे, हमारे पास चीजें ना हम यूज करें ना तुम्हें यूज करने देंगे। नेक्स्ट, डॉट द आईज एंड क्रॉस द टीज, मानो एक एक्सरसाइज मैंने दी कि इस पेज को पढ़े, कभी याद आता होगा बचपन में गेम खेलते थे, शायद आप खेले हों। एक हम बुक को ऐसे खोलते थे और उस बुक में एक दूसरे को एक वर्ड बता देते थे कि ये वाला लेटर या ये वाला वर्ड आपको फाइंड आउट करना है और कौन कितना कर सकता है, ठीक है। तो नीचे तक फाइंड आउट करते थे, बड़ी जल्दी से नहीं मिलता था, टाइम ओवर, फिर वो बताता था यहाँ था ये वर्ड, ठीक है, शायद आपने कभी खेला हो।
तो वो क्या था, एक बड़ी मेटिकुलस टास्क होती होगी कि पूरे पेज पे एक वर्ड किसी ने बोल दिया और आपको वो वाला वर्ड फाइंड आउट करना है, ठीक है, समझे। तो मैंने वही कहा, डॉट द आईज, पूरे पेपर पे सारी आईज को डॉट कर दो एंड क्रॉस द टीज, टीज को क्रॉस कर दो, ठीक है। तो जहां जहां टी आ जाए क्रॉस करते चले जाना, जहां जाए डॉट लगाते चले जाओ, ठीक है। टास्क कैसी है, डिफिकल्ट है। तो आपने कहा टू बी मेटिकुलस एंड प्रिसाइज इन कंप्लीटिंग अ टास्क, बहुत मेटिकुलस होना पड़ेगा। ये जो मेटिकुलस होता है ये होता है बच्चों हार्ड वर्किंग, लेकिन याद रखना ये हार्ड वर्किंग कौन होता है, जो डिटेल्स की बातें करता है, जो बहुत ज्यादा केयरफुली काम करता है ना, उसको मेटिकुलस कहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं गधे जैसे हार्ड वर्किंग है। एंड प्रिसाइज होगा इन कंप्लीटिंग अ टास्क, टास्क को बड़े ध्यान से करेगा। तो व्हेन रिव्यूइंग द कॉन्ट्रैक्ट मेक श्योर टू डॉट द आईज एंड क्रॉस द टीज बिफोर साइनिंग। तो जब रिव्यू करो ना कॉन्ट्रैक्ट को, मेक श्योर टू डॉट द आईज, सारी आईज को पढ़ो एंड क्रॉस द टीज बिफोर साइनिंग, साइन करने से पहले सारी टीज को देख लो। ओके, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट है डाउन इन द माउथ, आपका चेहरा लटका हुआ है, डाउन इन द माउथ, चेहरा नीचे झुका के कर रहे हो, ठीक है। तो अब आप ऐसा कब फील करते हो, जब चेहरा लटका हुआ हो, चेहरा झुका हुआ हो, फीलिंग सैड और डिप्रेस्ड, जब आप सैड या डिप्रेस्ड होते हैं। तो आपने कहा शी हैज बीन अ बिट डाउन इन द माउथ सिंस शी लॉस्ट हर जॉब। तो शी हैज बीन अ बिट डाउन इन द माउथ, वो थोड़ा सा डिप्रेस्ड है, सिंस शी लॉस्ट हर जॉब, जब से उसने अपनी जॉब छोड़ी है। तो थोड़ी सी डिप्रेस्ड है जब से जॉब गई है, तो वही होता है, जॉब गई तो कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो जाता है, तो फीलिंग सैड और डिप्रेस्ड के इस वर्ड का यूज किया जाता है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, ड्रॉ अ ब्लैंक। अब ब्लैंक क्या होता है, मतलब आपने ब्लैंक ड्रॉ किया, टू फेल टू गेट एन आंसर और टू रिमेंबर समथिंग, मतलब पूरी तरीके से ब्लैंक माइंड, ड्रॉ अ ब्लैंक। आपसे कहा कि सर्कल बना दो, आपने ब्लैंक ड्रॉ किया है, इसका मतलब यू डोंट नो हाउ टू ड्रॉ अ सर्कल। तो आई ट्राई टू रिकॉल हिज नेम, आई ट्राई टू रिकॉल हिज नेम बट इट इज जस्ट ड्रू अ ब्लैंक, मतलब मैंने कोशिश की उसके नाम को याद करने की, बट इट वॉज ड्रू अ ब्लैंक, पूरी तरीके से ब्लैंक था, याद ही नहीं आया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। ड्रॉ अ लॉन्ग बो, लॉन्ग बो मतलब ऐसे खींचना बो को, ठीक है, इसको आप ऐसे याद करें। स्कूल में जब रहते थे तो अक्सर ऐसे करने लग जाते हैं ना कि हाँ फेंको, हम लपेट रहे हैं, ठीक है। कभी कभी होता था यार और मत फेंक, टूट जाएगा, ठीक, वही वाली बात है कि कहते हैं ना कमान को इतना मत खींचो, इतना मत खींचो कि टूट जाए, तो इतना मत फेंको। ड्रॉ लॉन्ग बो, टू एग्जैजरेट करना, किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के कह देना, और लाई अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में झूठ बोलना, ठीक है, वही होता है ड्रॉ अ लॉन्ग बो। जब आप बड़ी बड़ी शेखी बगाड़ते हैं ना, वही होता है ड्रॉ अ लॉन्ग बो, ठीक। तो आपने कहा ही इज नोन टू ड्रॉ द लॉन्ग बो व्हेन टॉकिंग अबाउट हिज अचीवमेंट्स। तो ही इज नोन टू ड्रॉ अ लॉन्ग बो, उसको जाना जाता है शेखी बगाड़ने के लिए, व्हेन टॉकिंग अबाउट हिज अचीवमेंट्स, जब वो अपने अचीवमेंट्स की बातें करता है, अक्सर बहुत बढ़ चढ़ के बताता है, शेखी बगाड़ता है। तो ड्रॉ द लॉन्ग बो या ड्रॉ अ लॉन्ग बो का मतलब है एग्जैजरेट करना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एग्जैजरेट, इसको भी नोट कर लेंगे। एग्जैजरेट होता है बढ़ा चढ़ा के किसी चीज को कह देना। ड्रेस्ड अप टू द नाइन्स, ड्रेस्ड अप टू द नाइन्स का मतलब ऐसे समझो, अक्सर पार्टीज नाइट में होती हैं, 9 बजे 10 बजे आप पार्टीज में जाते हैं ना, तो ड्रेस्ड अप टू द नाइन्स मतलब है रात को 9 बजे वाली पार्टी के लिए ड्रेस्ड अप होना। अब आप कैसे ड्रेस्ड अप होगे अगर रात को पार्टी में जाना, तो ऐसे थोड़ी ऑफिस के कपड़े पहने ऐसे चले गए, यू ट्राई सम स्पेशल ड्रेस, ठीक है, कुछ ना कुछ स्पेशल ड्रेस पहनोगे, वही है। तो ड्रेस्ड इन एन एलिगेंट और फैशनेबल मैनर, ड्रेस्ड अप टू द 9 बजे के लिए तैयार होना, बस ये समझे। और 9 का मतलब है रात के 9 बजे के लिए। तो शी वॉज ड्रेस्ड टू द 9 फॉर द गाला लुकिंग एब्सोल्युटली स्टनिंग। तो शी वॉज ड्रेस्ड टू द 9, बहुत अच्छे से उसने ड्रेस पहनी है, फॉर द गाला, उस पार्टी के लिए, लुकिंग एब्सोल्युटली स्टनिंग, और बहुत सुंदर लग रही है। ओके, तो वहां आप यूज कर सकते हैं ड्रेस्ड अप टू द 9। नाउ ड्रिंक लाइक अ फिश, और फिश तो पूरे दिन पानी पीती रहती है, समझो, उसे ऑक्सीजन लेती है। तो ड्रिंक अल्कोहल एक्सेसिवली, बस समझो इतनी इतनी शराब पीना जितना फिश पानी पीती है, क्लियर है। तो ही ड्रिंक्स लाइक अ फिश एट पार्टीज एंड इट इज बिकमिंग अ प्रॉब्लम, और इसी की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि वो कैसे पीता है, जैसे फिश पीती है। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट है ड्राइव होम। देखो ड्राइव होम का मतलब मैं आपको बताऊं क्या समझ आता है बच्चों को, आपको समझ कुछ ऐसे आता है घर वापस आ जाना, जैसे हम एक हिंदी में कहते हैं ना कि लौट के बुद्धू घर को आए। तो ड्राइव होम हमें वहीं से आइडिया लगता है कि चलो फाइनली थक के घर वापस जा रहे हैं, इसका मतलब समझ आ गया, ठीक। तो टू मेक समथिंग क्लियरली अंडरस्टैंड अंडरस्टूड, ये आप समझे, इसका मतलब होता है किसी बात का बिल्कुल सीधे सीधे समझ आना, इसका मतलब घर लौटना नहीं होता है। ड्राइव होम का मतलब होता है अंडरस्टूड, समझ जाना। शी ट्राइड टू ड्राइव होम द इंपोर्टेंस ऑफ मीटिंग द डेडलाइन, उसने समझने की कोशिश करी कि क्या इंपोर्टेंस होती है
मीटिंग द डेडलाइन, डेडलाइन से मिलने की। ओके, इट्स कॉल्ड ड्राइव होम होगा। नेक्स्ट है ड्रॉप नेम्स। अब ये ड्रॉप नेम्स क्या होता है ये समझो। कुछ ऐसे लोगों को जानते होगे शायद जिनसे आप मिलते हो तो वो हमेशा आपको ये बताते हैं कल मैं गया था वहाँ, पता है आपको वो पॉलिटिशियन आया हुआ था उससे मुलाकात हो गई। बस में बाहर निकल ही रहा था, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन गेट पे मिल गया, उससे मुलाकात हो गई। आज सुबह मैं तुमसे मिलने आ रहा था तो एक इंडस्ट्रियलिस्ट जा रहे थे, गाड़ी रुक गई तो हमने एक कप चाय साथ में पी ली। उनके नाम बताते हैं, देशवन अंबानी से मुलाकात होगी, टाटा बिरला से, देश ऐसे बोलते हैं ना, वो होते ड्रॉप नेम्स। मतलब टू कैजुअली मेंशन फेमस और इंपोर्टेंट पीपल टू इंप्रेस अदर्स। लोगों को इंप्रेस करने के लिए बड़े बड़े नाम लेना। क्लियर हो गया, उसको आप कहते हैं ड्रॉपिंग नेम्स। तो ही इज ऑलवेज ड्रॉपिंग नेम्स टू सीम मोर इंपोर्टेंट देन ही रियली इज। वो अक्सर ड्रॉपिंग नेम्स करता है क्योंकि वो ये जताना चाहता है कि वो बाकी लोगों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बस वो ये शो करने के लिए ड्रॉपिंग नेम्स करता है। तो बस ये समझ लो कि ड्रॉपिंग नेम्स वही है कि बड़े बड़े लोगों से कनेक्शंस बताना, और ये झूठ होता है, जस्ट टू शो योर इंपॉर्टेंस और कुछ भी नहीं। ओके, उसको ड्रॉप नेम्स कहा जाता है। क्लियर हुआ? तो ये थे आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस। आई होप सबको ये बड़ी अच्छे से समझ आए होंगे। कुछ अच्छे अच्छे से मुहावरे याद जरूर करेंगे। जो बच्चे चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, हिट द बेल आइकन सो यू विल गेट द नोटिफिकेशंस ऑन टाइम, और वीडियोस को शेयर जरूर करते रहना। बात करते हैं आपके लिए कुछ अनाउंसमेंट्स की। सबसे पहले आपके लिए सिर्फ 99 रुपीज़ में वोकैब का कोर्स है। इसमें आपको वोकैब मिलेगी जिसमें वर्ड्स को हमने पिक्चर्स की फॉर्म में पढ़ा रखा है। पिक्चर्स एंड वर्ड्स का कोरिलेशन है, तो यू विल गेट मैनी मोर थिंग्स देयर। उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश का कंप्लीट कैप्सूल कोर्स है, जिसमें अगर हम बात करें तो सब कुछ कवर्ड है। 117 घंटे की इसमें लर्निंग कंटेंट है, जिसमें वीडियोस हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। तो यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग हियर। नेक्स्ट, उससे अलग बच्चों CDS टॉपर्स चॉइस बैच आपके लिए है। आपका CDS 1 2021 और सेकंड 2026 के लिए फर्स्ट एंड सेकंड दोनों CDS और UT के बैचेस फाउंडेशन बैचेस हैं। करंट अभी के लिए बेटा आपके कौन सा रिवीजन बैच, रिवीजन कोर्स आपके लिए है। जो बच्चे जानते हैं कि उनको कहाँ पे प्रॉब्लम है, उनके लिए हमने कैप्सूल कोर्सेज बनाए, क्योंकि उनको पता होता है स्पेसिफिकली मुझे यही पढ़ना होता है। तो पॉलिटी का है, इंग्लिश का है, कंप्लीट मैथ्स का है, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, यह आपके लिए कैप्सूल कोर्सेज हैं। टेस्ट सीरीज अगर आप इस एग्जाम के लिए भी जाने तो आप टेस्ट सीरीज ट्राई कर सकते हैं। 599 में, 499, 299 में, और 299, 299 किसी एक सब्जेक्ट की भी ले सकते हैं और किसी एक एग्जाम की भी ले सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स भी किसी एक सब्जेक्ट के ले सकते हो, किसी एक एग्जाम के आप ले सकते हैं। यह आपका अपना डिजिटल बेंचेस जहां आपको स्टडी प्लानर मिलता है, स्ट्रक्चर्ड वीडियो कोर्सेज मिलते हैं, मॉक टेस्ट सीरीज मिलती है, हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं, और जो भी आप जानना चाहते हैं यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग हियर। स्टे कनेक्टेड विद अस, और ये आपके लिए कॉन्टैक्ट नंबर है 7800099699। आप यहाँ कॉल कर सकते हैं, कभी भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वी विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।